तुमने तो पहले ये पूछा था कि क्लास लगानी है कि नहीं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा यार पेपर संडे ही था या अभी होना है, क्या चक्कर है। पहले मैं तो स्टार्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या है बच्चों, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इजी है, बिकॉज जो इसमें कंसेप्ट्स करने हैं सारे पढ़े हुए हैं आपने सिर्फ हम बस एक नया नाम दे रहे हैं, उसके अंडर आप सारा कुछ पढ़ो, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी चैप्टर, बेसिकली एज द नेम सजेस्ट्स ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे हम कौन सी फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनडायरेक्टली तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स पहले भी पढ़ते हैं, बट हमने उसको सिर्फ एक ही फॉर्म में पढ़ा अभी तक। कैसे? हम तो mg मान के कर रहे थे ना बस, कि हर जगह mg डाउनवर्ड्स लग रही है। अब उसी को हम थोड़ा डीपर फॉर्म में पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं, राइट। तो हमने वहां पे इतनी बात तो समझ ही ली थी कि भाई एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक फंडामेंटल फोर्स है जो कि कोई भी दो मासेस के बीच में लगती है, और उसको फर्दर हमने कुछ स्टडी नहीं किया। रिमेंबर दिस स्टडी? तो वहीं से बच्चों ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि भाई अगर कोई दो मासेस हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये पॉइंट मासेस अगर हो तो दे विल एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर, व्हिच इज गिवन बाय gm1 m2 by r square। और यहाँ पे g क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। Please do not confuse between small g and capital G. This is capital G, right? तो मतलब ये बच्चों लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि भाई मासेस क्यों फोर्स एक्सर्ट। मैं बताया आपको फंडामेंटल परिचय कराता हूं। So why is this called universal gravitation constant? मतलब ये पूरी यूनिवर्स में आप कहीं पर भी दो मासेस के बीच में अगर फोर्स लगाओगे, निकालोगे, वो इतनी ही आएगी, ठीक है। और मतलब इट डज नॉट इवन डिपेंड अपॉन कि दो मासेस के बीच में वैक्यूम है, पानी है, दीवार है, कुछ भी कर दो मासेस के बीच में जो फोर्स आएगी वो हमेशा है। तो ये जैसे जो ये जो रिजल्ट है जी हमारे पास में, ये पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है, और फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। जी की वैल्यू भी बच्चों नोट कर लो। अच्छा, वेदर में क्या सडन चेंज हुआ? ये समझ लो बच्चों, इसका क्या मतलब है कि पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल। व्हाट डज दिस मीन?
तो दो छोटे छोटे पॉइंट्स के बीच में एक फोर्स निकाल सकते हो। अगर कोई बड़ी बॉडी है तो फिर क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, ठीक है। इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास नहीं लगता। रीजन लेट्स सी, इधर आप समझ पाते हो कि नहीं, बट सेंटर ऑफ मास की बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। इंटीग्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा? अगर बड़ी बॉडी है तो क्या करोगे? इसको बहुत सारे छोटे पॉइंट ऑफ एक्शन देखो और फिर पॉइंट ऑफ एक्शन अभी लिखेंगे आगे फोन करिए, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ऐसे 3 पॉइंट मासेस हैं ट्रायंगल की वर्टिसेस पे। आप किसी भी एक मास पे फोर्स निकालो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, और कोई फोर्स नहीं। हो गया? हाँ जी, क्या करना है? किसी भी एक मास पे आप मान लो मैं इसी का फोर्सेस दिखाऊं, इस पे इसके कारण फोर्स इधर को लगेगी, इसकी तरफ इसके कारण इसकी तरफ, ठीक है। तो फिर क्या करोगे हम दोनों का? अगर टू वेज क्या कंपोनेंट्स ले लो या ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला से कर लो। बेटर वे कौन सा है? कंपोनेंट्स, उसका आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। तो प्रेफरेबली यूज कंपोनेंट्स। हो जाए क्यों कितने लोगों ने गलत किया है? इसका आंसर आएगा जसराज, तुमने सिर्फ जल्दी में गलत किया है और कोई रीजन नहीं था। पता नहीं तुम्हें क्या कोई प्राइज मिल रहा था। समझ आ गया सबको? There's nothing to explain, वेक्टर्स है।
assume standard I cap J cap directions. Find force on small m in vector form. नहीं, A and B constraints. Length A, breadth B. हो गया? इसमें तो और पिछले से भी आसान है। क्यों? और तो फिर कौन कौन एग्जैक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, या तो उसके टर्म्स में ही आंसर देना है। ये चाहिए एक स्टेप है एक्स्ट्रा। वो क्या क्या है इसका एक्स्ट्रा? तो 3m वाली फोर्स है, उसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। हो गया बच्चों? चलो टेक मिनट और चेक कर लो दोबारा, सबका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो जब आप ये बात तो समझ गए हो ना कि जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होती है, ये फोर्स कैसी
कर लिया बच्चों? तो मैं हिंट दे दिया, उसी का ध्यान रखने वाली बात है, बाकी तो क्या ही का आंसर बड़ा लंबा सा आएगा। कर गया सब में? स्टेप्स तो कुछ खास नहीं है, देखो चेक करो। उत्तर का बिल्कुल ठीक है। डायगोनल रूट को ले लिया नहीं, आउटपुट है वन बाय रूट को ले लिया कॉम्पोनेंट, ये क्या है? अच्छा सेम। और किसका गलत हुआ था? नहीं, इसे तो आधा इंटरेस्ट से बोला है कि स्टैंडर्ड है, साइज जरा है। बाकी आई थिंक बहुत ऑब्वियस है भाई, एक्स में क्या आएगा, आई कैप के साथ क्या आना था? एक तो इसके वाली आनी थी, वो कितनी आनी थी 2gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और दूसरी क्या आनी थी जो इसके वाली फोर्स है उसका cos थीटा। cos थीटा क्या बनेगा? a अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई हो गया। 3/2 कैसे बना? वो तो एक पहले ही r स्क्वायर से तो आएगा। यस सर। सबको बिल्कुल क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़ना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक पॉइंट वहां से m है, एक उसके आगे एक रॉड रखी हुई है, वहां से हम लेंथ l, आपको रॉड के ऊपर फोर्स निकालना है। मतलब अगर आप छोड़ दो तो भी इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आप इंटीग्रेट ना कर पाओ तो उस पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल हर चीज सारा कुछ वो बच्चों मैंने टी लिखा है, वो ए जैसा लग रहा है, क्या व्हाटएवर कुछ भी मान लो।
या ए मान लो तो और फिर मैच किसने निकाला 3-4 साल का देखा हुआ क्रिकेट मैच तो एक्चुअली देखता बहुत ही तुम्हारा है ना मेरा पर्सनली याद है कुछ नहीं बता रहा मुझे फर्स्ट से पता चला कि हाँ भाई वर्ल्ड कप है पहला मैच है जैसे आईसीसी वाले तो काफी बूम है आईपीओ अच्छे से मिलते हैं पहला मैच ही वो लगती है बट वो तो दुबई पे रह गया इंडिया में तो अलग ही पूरा माहौल होता है टीआर भी तो मिली हाँ तो पूरी इतनी उन्होंने एड्स निकाली बाय वन ब्रेक वन यस यस 5 मैच की शीट सर्टिफिकेट हाँ 5 T20 की दिया सारे वर्ल्ड तो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में 7 कितनी दिया वर्ल्ड कप में 7 करने के लिए ये जो हारना तो ठीक है हार सकते हैं पर जिस तरह हारे हैं दोनों मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी अच्छे से हरा दिया पाकिस्तान तब एक भी बॉल ऐसी नहीं थी जिसको उनके प्लेयर जीत गए इतनी कॉन्फिडेंटली वो खेल रहे हैं अब तो सब बुमराह वगैरह कोई छोड़ के मैच हाँ भाई मैं एंड तक बचूं अगर आपकी इंटीग्रेशन अटक रही है राइट नहीं कर पा रहे इंटीग्रेशन तो आप क्या करो कि जो आपने एक्स कोऑर्डिनेट शुरू किया अभी कहां से किया तो रॉड के स्टार्टिंग से किया आप एक्स कोऑर्डिनेट मास m से शुरू करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट्स चेंज हो जाएंगी बट आप देखोगे कि आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी बिल्कुल प्रॉपर बताया हुआ आपको एलिमेंट्स कैसे लेने हैं रॉड के क्या ये सब समझ पा रहे हो कि एलिमेंट क्यों लेने पड़ेंगे क्यों पॉइंट मास से ब्रेक करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास नहीं लगा सकते मैंने आपको पहले ही बता दिया लेकिन जो फोर्स है वो लीनियर में भी वेरी करती है विद डिस्टेंस x तो वो सेंटर ऑफ मास लगा सकते हैं लीनियर एक्स एक्सिस ओरिजिन है ना वो वहां सेंटर है स्मॉल एन वहां से एक्स एक्सिस चार्ट
जिनका हो गया ना, आप ये ट्राई करो कि मास एम को ना यहाँ रख दो, डिस्टेंस डी, मतलब सेंटर से डी ऊपर डिस्टेंस। अभी मैंने समझाया कि सेंटर ऑफ मास नहीं लगाना, तो इसलिए आपने कहा कि मैं सेंटर ऑफ मास लगा देता हूँ। गुड। मतलब मास एम को यहाँ रख लो, मतलब डी इधर से नहीं, मिड पॉइंट से डी ऊपर कर दो। सर इसमें अगर निकलो पे। थीटा वेरी करेगा तो शायद हो सकता है। वैसे भी कर लो, मतलब अच्छा फर्स्ट पार्ट देख लो, जिसका नहीं हुआ इसका ये आंसर आएगा। भाई हमें रॉड पे फोर्स निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करें, रॉड के हर पार्ट के ऊपर निकाल लेते हैं कितनी कितनी फोर्स लग रही है। ये जो मैंने एक्स पे लिया पार्ट डी एक्स, उस पे कितनी फोर्स लग रही होगी, जी स्मॉल एम, ये छोटे से पार्ट का मास अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये है फोर्स ऑन द स्मॉल पार्ट। आपको क्या चाहिए, पूरी रॉड पे फोर्स, वो कैसे निकलेगी,
इन सारी फोर्सेस को ऐड करके, हर पार्ट के ऊपर फोर्स को ऐड करके। तो ऐड करने का मतलब क्या होता है? ओके। सर आपका माइक म्यूट रह गया। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका माइक म्यूट है।
ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया। इसमें इंटीग्रेशन हो सकता है थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो, बट लिख लो। नहीं, हो जाएगी इंटीग्रेशन। मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, मैं आंसर भी बता रहा हूँ, ये नोट कर लो कि क्या बनना चाहिए। ये बनेगा आपका आंसर फाइनली। और वो लिख के फिर बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो गलत है। अच्छा, आप ये समझ रहे हो ना कि इसमें ग्रेविटेशन चैप्टर का तो आप सिर्फ क्या यूज कर रहे हो, फोर्स का एक्सप्रेशन, बाकी तो पुराने कंसेप्ट हैं सारे। कोई क्वेश्चन पेपर तो नहीं लाया स्टेज 2 वाला, एनटीएससी वाला? अभी है, दिखाना।
छोटी हम लोग की थीटा और sin थीटा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। cos स्क्वायर थीटा की टर्म आ रही है हम्म। तो उसको मैंने cos टू थीटा वाली से ले लिया तो यहाँ पर एक थीटा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री ये कुछ गलती है। तो ये तो कर सकते हैं ना कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे तो वर्टिकल नहीं देगा तो करना मुझे लग रहा है अपना ये वाली लेंथ में गलती करेगी। ये कितनी दी है लेंथ? this into r d theta ये x क्या होगा? r sin या cos r sin थीटा, तो उससे dx निकालो क्या बना। अगर ये थीटा है, आपने कुछ भी x y कुछ भी जो भी मतलब ये जो है ये x है, तो x क्या होगा? r sin थीटा होगा, तो dx क्या होगा? इसकी टर्म्स में निकाला। मैंने इसको जो ये वाला है इसको d थीटा में निकाल लिया dy cos थीटा हाँ मैं कह रहा था, तो x जो आपका वो d tan थीटा हो गया ना, yes तो उससे आप dx निकाल सकते हो ना। वो कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएट कर दो। अगर x है तो dx को निकाल ही सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो, dx by d थीटा निकाल लो मतलब। हाँ बच्चों, हुआ ये क्वेश्चन? देखो क्या करना था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। देखो फोर्स अगर मैं आपको वैसे डिस्टेंसेस वगैरह दे देता तो आप निकाल ही देते। बस फर्क क्या था इस केस में, वेक्टर फॉर्म में निकालना, मतलब डायरेक्शन चाहिए। अब याद करो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला फोर्स का, मतलब कोई भी फोर्स कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब चाहे मैग्नीट्यूड है चाहे डायरेक्शन है, उसके लिए आपको एक बेसिक चीज जो चाहिए वो क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। वो कैसे निकलेगा? ये सबको समझ आ रहा है? वो तो हम लिखते ही थे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, वो क्या है मतलब वो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया ना। तो बस अगर वो आ गया तो फिर उससे तो वैसे ही हो गया। जो m2 पे फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? टुवर्ड्स m1। तो वो कौन सा वेक्टर हुआ, मतलब माइनस ऑफ r2 माइनस r1 वेक्टर, राइट। तो मुझे क्या लिखना था अब फोर्स को, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स gm1 m2 अपॉन आपने बोला r2 माइनस r1, तो उसका मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ r2 माइनस r1 अपॉन उसका मॉड। तो ये बन जाएगा। देखो किस किस का ठीक था ये बच्चों? yes sir बच्चों ये सब कुछ समझ आया? r2 माइनस r1 वो तो आप ट्रायंगल लॉ से भी देख सकते हो ना, कि फर्स्ट मास से सेकंड मास तक जो वेक्टर बनेगा वो क्या है, दैट इज नथिंग बट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हो गया बच्चों क्लियर? आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड।
आपने फील्ड वर्ड और कहाँ यूज किया है बच्चों? मैग्नेटिक में करते हो, शायद कहीं हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं कहीं यूज किया हो आपने, राइट? तो फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है उसका मीनिंग? एरिया, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। बेसिकली जब हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या मतलब है? एक ऐसा रीजन जहां पे मैग्नेट का असर है ना? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होगा? एक ऐसा रीजन जहां पे चार्ज का असर है। ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब होना चाहिए? एक ऐसा रीजन जहां पर एक मास का कोई इफेक्ट है। इसका एक बहुत सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें कि भाई जैसे हम कहते हैं कि भाई अर्थ के पास अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो वो अर्थ पे गिरता है। वो किस कारण से गिर रहा है? अर्थ की फील्ड के कारण। तो हम कह सकते हैं ना कि अर्थ के आसपास उसकी फील्ड है, उसका एक इन्फ्लुएंस है, जिससे क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल हो जाता है। ठीक है, तो फील्ड मतलब एरिया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ऐसा एरिया जहां पर आप ग्रेविटेशन को फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, मतलब व्हाट वेरी क्यों ये कंसेप्ट ला रहे हैं बच्चों हम फील्ड का? आप देखो बेसिकली हमने क्या किया, जैसे हम अभी तक क्या कह रहे थे कि एक मास दूसरे मास पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सीधा। अब हम फॉर सम रीजन, जो कि आप आगे जाके समझोगे, हमने कहा कि भाई उसको दो में ब्रेक कर दो इस प्रोसेस को, कि हम कह रहे हैं कि मास m1 ने अपने आसपास क्या किया, अपनी फील्ड बना ली, अपना इन्फ्लुएंस बना लिया। उस इन्फ्लुएंस के कारण m2 पे क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो जो m1 का इन्फ्लुएंस है, m1 ने जो भी अपने आसपास कुछ ऐसा क्रिएट किया जिस कारण से m2 पे अट्रैक्टिव फोर्स लगी, उसको हम बोल रहे हैं एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ रहे हो बच्चों? मतलब आप अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी बनती है तो आपके माइंड में ये बात समझ आनी चाहिए, फोर्स के लिए तो दो मासेस चाहिए, फील्ड किसकी है? एक मास। ठीक है, वो तो एक मास का इन्फ्लुएंस है। फील्ड के लिए दूसरे मास की जरूरत नहीं है। दूसरे मास की जरूरत किस लिए है? या फोर्स के लिए या उस फील्ड को टेस्ट करने के लिए। अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ कि इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? और विल यू टेस्ट दिस? आप कहोगे कि ठीक है, यहाँ पे एक मास लेके आते हैं, अगर उस मास पे फोर्स लगी तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, नहीं लगी तो मतलब नहीं है। एज सिंपल एज, भाई अगर तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, गया नीचे, तो मतलब वहां अर्थ की फील्ड है। मान लो वो नीचे नहीं जा रहा तो क्या मतलब हुआ? अर्थ की फील्ड नहीं है। आई बात समझ बच्चों? डेफिनेशन तो ये लिखो कि ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पास में नहीं है। ये सेकंड लाइन समझ आ गई सबको?
तो अब बात आती है बच्चों की, ये तो चलो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की। मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फील्ड, जैसे यहाँ भी लिख लिया हमने कि भाई फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कम हो रही है। ये बात तो हम तभी कह सकते हैं ना अगर हमारे को किसी तरीके से फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी आती है ना। विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम ऐसा कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हाउ डू वी फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फील्ड। ठीक है, उसका बच्चों हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। आप ये तो समझ ही गए हो कि फाइनली फील्ड ने करना क्या है बच्चों, ये बताओ। फील्ड क्या करेगी? अगर एक जगह पे फील्ड है तो उससे होगा क्या? किस पे फोर्स लगेगी? कि अगर हम कोई नया मास लेके आए उसके ऊपर फोर्स लगेगी, राइट। तो हमने फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू इसी कंसेप्ट पे बनाई है। हमने कहा कि जैसे बच्चों मान लो इस रीजन में, इस रूम के अंदर कुछ फील्ड है। कहाँ से फील्ड है मुझे नहीं मतलब, यहाँ पे फील्ड है। ठीक है, इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है? मैं एक मास लेके आया, ठीक है। लेट्स से बाय सम मैकेनिज्म मैं इस मास के ऊपर फोर्स मेजर कर लेता हूँ। क्लियरली ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर फोर्स लग रही है तो इसका मतलब यहाँ फील्ड है, तभी लग रही होगी। ठीक है, तो हमने फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन किया है एज फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन मास, सॉरी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यहाँ पे फोर्स अपॉन मास, जो कि एक इन अ वे फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन भी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे खैर उसको अभी एक्सेलरेशन बोल के कोई फायदा नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि बस हमने किसी भी जगह पे फोर्स अपॉन मास मेजर कर लिया। इन अदर वर्ड्स हमें ये पता चल गया कि यूनिट मास के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, मतलब फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग ही ये है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। इज दिस थिंग क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो आती है। लेट अस से कोई मास, हमने बोला एक मास लेके आते हैं हम। अगर हम एक मास लेकर आएंगे तो वो मास जितने भी बॉडी के बाकी मासेस हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। वो उन मासेस को हिला भी सकता है, फिर उससे क्या होगा? फील्ड चेंज हो जाएगी। उसको अवॉइड करने का क्या तरीका है? या तो आप कहो कि भाई रूम के अंदर जितने मासेस हैं वो फिक्स किए हो, वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं अपना मास बहुत छोटा सा ही लेके आऊं, अगर वो मास बहुत ही छोटा हो, ऑलमोस्ट जीरो मास हो, तो क्या होगा? वो हार्डली कोई फोर्स लगाएगा किसी पे, मानते हो? तो हम ये कहते हैं कि भाई जो मास लेकर आना है आपने, उसको जो हम टेस्ट मास कहते हैं। क्यों? वो टेस्ट कर रहा है कि फील्ड है कि नहीं। तो उसको हमने बहुत ही छोटा सा मास लेके आना। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम कि न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं हम एज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। हेडिंग लिखो। ठीक है, फील्ड का मतलब तो एरिया हो गया। अब हम कह रहे हैं इंटेंसिटी, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला, व्हाट वी डू इज, जैसे मान लो ये मेरा है मास एम ओरिजिनल, मतलब जिसके कारण मैं फील्ड निकाल रहा हूँ इस पॉइंट पी पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट पी पे एक टेस्ट मास ले आया मैं एम नॉट। तो मेरे टेस्ट मास पे किधर को फोर्स लगेगी बच्चों? क्लियरली टुवर्ड्स एम, राइट। एक बार ये फिगर बना लो। हाँ, नहीं अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आपको भी समझ आ जाएगा कि हमारा जो डेफिनेशन है उसमें उसके मास का रोल ही नहीं आता। ये बच्चों इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, इसको हम ई सिंबल से डिनोट करते हैं।
ठीक है, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों आपने इसको ऐसे सोचना है कि हम फिर से देखो कि हम पॉइंट पी पे मास एम नॉट लेके आए और हमने देखा कि एम नॉट मास पे फोर्स लग गई है, ठीक है। तो ये जो ई है इसकी डेफिनेशन है बच्चों, या इसका फॉर्मूला है, ठीक है, एज फोर्स पर यूनिट मास। तो वो जो फोर्स लगी उसको एम नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, तो आप देखो कि वो जो मास था उसकी वैल्यू तो कट ही गई। तो बच्चा आप एक बात देख रहे हो कि टेस्ट करने के लिए आपको एक मास तो लेके आना पड़ रहा है, लेकिन आपकी डेफिनेशन इस तरीके की है कि आपका आंसर उस मास की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। हाँ? तो आप ये समझ पा रहे हो, why have I written it as gm by r square towards capital M? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो आप देखो कि एक तरह से तो वही फोर्स वाला ही फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, बस एक मास को 1 कर दिया, है ना। क्या है बच्चों? तो जैसे मैं बच्चों आपको कह रहा था, बोलने को तो हम ऐसे भी बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट मास, जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो होती है ऐसे, ये वेक्टर लगा दो ई के ऊपर कि ई वेक्टर इज लिमिट एम नॉट गोइंग टूवर्ड 0 एफ अपॉन एम नॉट। ये लिमिट जैसा हमने पहले कहाँ लिखा था बच्चों, कुछ डिफरेंशिएशन में, इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट एम नॉट गोइंग टूवर्ड 0, कि भाई मास आपने बहुत छोटा लेना है, करना वही है फोर्स अपॉन मास, लेकिन आपने उसके अंदर मास जो है वो बहुत छोटा लेना है, और उसका रीजन क्या है कि दूसरे मासेस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? इज दिस थिंग एब्सोल्युटली क्लियर कि फोर्स दो मासेस के बीच में होती है, लेकिन फील्ड जो होती है वो सिर्फ एक मास के कारण होती है। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरा मास हमने बाय डिफॉल्ट यूनिट मास ही मान लिया। एक बात समझो बच्चों,
यहाँ पे ना एक कैलकुलेट करने के हिसाब से हमने उसको क्या माना है, यूनिट मास, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से क्या है वो, बहुत ही छोटा सा मास। तो मिक्स मत करना, ठीक है। वो तो कैलकुलेशन में ऐसा बन रहा है कि उसको 1 मान लो, राइट। तो आप इसको ऐसा सोच लो कि यूनिट है ना, वो यूनिट तो 1 में भी मतलब बहुत छोटा 1 भी तो हो सकता है, यूनिट बहुत छोटा ले लिया मान लो, ऐसा कुछ। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? डायमेंशंस ऑफ ई, जैसे हम बात कर रहे थे कि फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन मास टाइप सी है, तो वही एक्सेलरेशन वाले ही बनेंगे। तो जब आप समझ रहे हो, कहने को ये भी कह सकते थे ना कि टेस्ट मास लेके आओ और उसकी एक्सेलरेशन निकाल लो। एफ अपॉन एम ही तो किया है, एक्सेलरेशन भी तो होती है, isn't it? बट जो डेफिनेशन है वो यही है, एफ अपॉन एम। डेफिनेशन डज नॉट यूज द वर्ड एक्सेलरेशन, दैट्स सच। क्लियर बच्चों? फील्ड और फोर्स के क्वेश्चंस में कोई खास फर्क नहीं होता, बिकॉज सब कुछ वही करना है, बस एक मास 1 मान के सॉल्व करते जाओगे आप, राइट। और आप ये देख सकते हो कि फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशन होगा। if E is F upon M, then F is ME। इसको बच्चों वेक्टर्स में लिख दो। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप कोई भी मास M लेके आए, किसी कि मान लो एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और आप उस पर कोई भी मास M लेके आए, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, ME। आप सोचो भी बच्चों, हमने ये भी समझ लिया कि E जो है वो एक्सेलरेशन वाली बात ही है, सेम ही है, तभी तो हम फोर्स को हर जगह mg लिखते रहते हैं। फोर्स को mg लिखना या me लिखना एक ही बात नहीं होगी, क्योंकि E तो एक्सेलरेशन ही है और अर्थ की एक्सेलरेशन क्या है, g। तो इसीलिए हम उसको mg लिखते रहते हैं हर जगह। समझ बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
किस किसका हो गया? क्या आंसर आया? L/2? L/2 बोला है किसी ने अभी? L/10 ना? इसका आंसर L/10 आएगा। इंटेंसिटी 0 मतलब दोनों मासेस की फील्ड्स कैंसल आउट होनी चाहिए। कहाँ पे होंगी? अगर आप मान लो आप इसके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट लेते हो डिस्टेंस x पे, तो वहां पे स्मॉल m के कारण फील्ड किधर को होगी? उसकी तरफ। कैपिटल वो 81 m के कारण फील्ड किधर को होगी? उसकी तरफ। दोनों की फील्ड्स को इक्वेट कर दो, है ना? आया समझ बच्चों क्वेश्चन? हाँ वो तो बहुत छोटा सा मास ही ले रहे हैं, तो टेस्ट मास वो तो हमने कह ही दिया ना कि टेस्ट मास बहुत छोटा ही लेना है। जब उस पर लगाई दिया लिमिट m नॉट टेंडिंग टू 0, तो उसके बड़े साइज की तो बात ही खत्म होगी ना। हाँ फील्ड की डेफिनेशन में ही है, तो वो तो सोचना ही नहीं है। अच्छा समझ आया क्वेश्चन? है बच्चों बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, लेकिन ना ये मतलब जैसे सैटेलाइट्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। सैटेलाइट्स कह लो या जितने भी आपके वो होते हैं, मतलब जो हम कोई प्रोब्स भेजते हैं या कुछ अर्थ से जो भेजते हैं, जैसे जब उन्होंने डिजाइन करना होता है, तो बच्चों क्या चक्कर है, जो स्पेस रिसर्च है उसमें एक तो क्या है कि द रीजन इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज कि यू हैव टू टोटली रिलाई ऑन योर फिजिक्स, राइट? वहां पे अब ऐसा तो है नहीं कि खराब हो गया तो आपको जाके ठीक कराते हैं, राइट? वहां तो 100% आपके जो लॉज हैं आपको एक्यूरेटली पता होने चाहिए, आप तभी अप्लाई कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, आपको हमेशा ऑप्टिमाइज करना है बिटवीन, एक तो मतलब ऑब्वियसली आप देख रहे होगे कि विद टाइम हम चाहते हैं कि हम दूर से दूर जा पाए, ठीक है? अगर दूर जाना है तो उसके लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल चाहिए तो क्या होगा? वो भारी हो जाएगा। जितना भारी होगा उसको और ज्यादा फ्यूल चाहिए चलने के लिए, राइट? तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज बिटवीन दीज। तो स्पेस में मतलब फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? क्योंकि अगेन रास्ते में पेट्रोल तो भरवा नहीं सकते, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल उसके हिसाब से सारा कुछ प्लान करना है। तो जैसे आपने शायद कुछ मूवीज में भी देखा हो, या तो द वे इट इज प्लान्ड इज कि जैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो एक कोई स्पेस शटल को m से 81 m पे जाना है, आपने निकाला L/10, ठीक है? तो जो स्पेस शटल वाला जो एस्ट्रोनॉट है या जो भी है वो क्या करेगा, वो L/10 तक ले जाएगा और फिर क्या करेगा? इंजन बंद कर देगा। क्यों? उसके आगे तो वो M81 M खींच ही लेगा, उसके आगे फ्यूल चलाने का क्या फायदा, है ना? वो तो अपने आप खींच ही लेगा अपनी तरफ। तो उसको जो फ्यूल चाहिए था 81 M तक जाने के लिए नहीं चाहिए था, उसको तो सिर्फ L/10 डिस्टेंस तक का फ्यूल चाहिए, आगे तो वो खुद ही खींच के ले जाएगा। तो जैसे ये तो मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, तो जैसे मान लो अगर अर्थ से मार्स तक कुछ जाना है, ठीक है? तो वो पूरा इस हिसाब से प्लान किया जाता है कि अर्थ से मार्स तक अगर जा रहे हो तो रास्ते में क्या कुछ आएगा, तो उसमें कितने रीजन में ऐसा है कि आप दूसरे प्लैनेट की फोर्स का फायदा उठा सकते हो, ठीक है? और उसके हिसाब से आप पूरा फ्यूल अपना प्लान करें, ठीक है? ये क्वेश्चन में तो सबको क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों एक बात हमने मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं बोली बट आपको ये समझ आ गई होगी कि हम जैसे नॉर्मल एफबीडीज जब बनाते थे एनएलएम चैप्टर में, तो हम जैसे ये चैप्टर तो ये कह रहा है ना कि कोई भी दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो वहां पे जैसे हम दिखाते थे, जो हम क्वेश्चंस करते थे कि एक मास रखा है उसके ऊपर दूसरा मास रखा है,
तो हम उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी नहीं दिखाते थे। आर नेग्लिजिबल तो मतलब फिर तो पक्का ही दिखाना चाहिए था कि फोर्स बड़ी हो गई। दिक्कत ये है कि जो कांस्टेंट जी था वो बहुत छोटा है। तो जब कांस्टेंट जी के छोटा होने के कारण अगर आपको फोर्स कुछ ठीक-ठाक चाहिए, तो उसके लिए आपको M1 M2 बहुत बड़े-बड़े चाहिए। वो M1 M2 बड़े किसके लिए हो पाते हैं? इतने बड़े चाहिए कि वो प्लैनेट्स के हो सकते हैं। तो मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी कुछ ठीक-ठाक वैल्यू, कुछ मीनिंगफुल वैल्यू तभी बनती है, जब आपके M1 M2 जो मासेस हैं, उनमें से एटलीस्ट कोई एक मास तो प्लैनेट वाला हो। ठीक है? इसीलिए हम mg फोर्स तो दिखाते थे ना, mg क्या है? नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो वो मीनिंगफुल थी, जो उनकी आपस की ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, वो बहुत ही कम होती हैं, वो नेग्लिजिबल होती हैं, इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? तो ये जो चैप्टर है, इसका मेन पर्पस भी यही है कि हम प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी करने के लिए पढ़ें, क्योंकि वहां पे ये फोर्सेस का रोल मेजर हो जाता है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? ओके। अब बच्चों हमने एक बात समझी थी कि ये चाहे फोर्स है, चाहे फील्ड है, ये मासेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। रियलिटी देयर आर नो, क्या करना पड़ेगा हमें? इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, राइट? तो हमने बच्चों कुछ थ्योरम्स बनाई हुई हैं, वही इंटीग्रेशन करके, ठीक है? तो जिससे कि हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का टाइम बच जाता है। ठीक है? सो दीज आर नोन एज शेल थ्योरम्स। तो बच्चों ये जो थ्योरम है, दीज आर एप्लीकेबल फॉर, जैसे कि नाम से है शेल्स। शेल मतलब, शेल क्या होता है? स्फेरिकल शेल, होलोस्फेयर। ठीक है? तो एक तो सबसे पहले हम ये लिख लें कि सीएम कंसेप्ट तो एप्लीकेबल नहीं है ग्रेविटेशन में। ठीक है? तो ये तो बिल्कुल माइंड में बैठा लो कि कहीं भी इस पूरे चैप्टर में सीएम का कोई हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट केस बच्चों हम जो करते हैं दैट इज अ यूनिफॉर्म शेल, और हम उसके बाहर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे। व्हेन वी से यूनिफॉर्म शेल, उसका क्या मतलब है? मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, हर तरफ बराबर मास है उसके। ठीक है? कि आप उस शेल का कहीं से भी कोई एक टुकड़ा ले लो, हर मतलब अगर आपने सेम एरिया का टुकड़ा लिया है तो उसका मास सेम होगा। ठीक है? तो इट टर्न्स आउट, जैसे बच्चों मान लो मैं ये केस बना दूं, मान लो ये बच्चों मास है m है, रेडियस r, मैं इससे पॉइंट p पे अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो एक्चुअल मेथड क्या होगा? मैं समहाउ इस शेल को छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक करूं और उन सबके कारण पॉइंट p पे फील्ड निकाल के उसको इंटीग्रेट करूं। ठीक है? सब कुछ कर करा के इट टर्न्स आउट टू बी दिस gm/r²। क्या मतलब हुआ? कैसा बिहेवियर है? क्या ये बिहेवियर ऐसा है कि एज इफ ये शेल जो है सारे का सारा मास एम सेंटर पे पड़ा है? है ना? आपको अभी तो आपने कहा कि सीएम एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे बाई चांस वो बन रहा है, हम आगे देखेंगे कि वो नहीं है सीएम वाला। ठीक है? तो आपने इसको ऐसे ही याद रखना है कि आउटसाइड द शेल वो कैसे बिहेव कर रही है? एज पॉइंट मास सेंटर से।
क्लियर? आप देख रहे हो कितना काम आसान हो गया, मतलब यही अगर आप इसको इंटीग्रेट करके निकालते बहुत लंबा काम हो जाता। मतलब इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स है, आपसे होगी नहीं। डन बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में इसका 0 1 3A का ए पार्ट करना है। ओके